भारतीय लोकतंत्र का आधार हर नागरिक से किया गया एक वादा, मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं है, ये हमारी आज़ादी और हमारी इज्जत की गारंटी है। नमस्कार, आज हम भारतीय संविधान के बिल्कुल दिल यानी भाग 3 मौलिक अधिकारों पर बात करेंगे। हाँ, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले हुए हैं और हमारी ये जो पड़ताल है ये प्रहार मेंस वाला भारतीय राजनीति और संविधान के नोट्स पर आधारित है। काफी गहराई से बताया गया है इनमें। हमारा मकसद क्या है? इन अधिकारों की असली गारंटी को समझना, उनके मायने, उनकी सीमाएं और ये जानना कि ये भारत में हर इंसान के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो एक-एक करके देखेंगे, है ना? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो मौलिक अधिकार जैसा आपने कहा भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 और इनकी प्रेरणा अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है, लेकिन इन्हें भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला गया है। इनका जो बुनियादी मकसद है वो है हर व्यक्ति को सम्मान देना, आज़ादी देना और साथ ही सरकार की ताकत पर कह सकते हैं एक लगाम लगाना ताकि वो मनमानी ना कर सकें। और ये सिर्फ कागज पर लिखी बातें तो हैं नहीं, इनकी कुछ खासियतें भी हैं, है ना? जैसे अगर कोई छीनने की कोशिश करे तो? हाँ, सबसे अहम बात तो यही है कि ये न्यायोचित है, मतलब जस्टिसेबल। अच्छा। यानी अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ओके। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये असीमित नहीं है, इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जिन्हें कहते हैं, समाज के भले के लिए। हाँ, समाज के हित में। और कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं, जैसे अनुच्छेद 19 वाली स्वतंत्रताएं, जबकि ज्यादातर अधिकार भारत में मौजूद सभी लोगों पर लागू होते हैं, चाहे वो नागरिक हों या विदेशी। हाँ, दुश्मन देश के नागरिकों को छोड़कर। अच्छा, तो एक तरह का संतुलन है। और क्या इनमें बदलाव हो सकता है? संसद इन्हें बदल सकती है? हाँ, संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को बदले बिना। ये केशवानंद भारती केस से साफ हुआ था। हाँ, वो तो बहुत लैंडमार्क केस है। बिल्कुल। और अदालतों की व्याख्याओं से, इंटरप्रिटेशन से इनका दायरा लगातार बढ़ता रहा है। जैसे अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार, हाँ। उसी से निजता का अधिकार भी निकला, राइट टू प्राइवेसी। पुट्टस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया। और आपातकाल इमरजेंसी के वक्त क्या होता है इनका? सब खत्म? नहीं, सब नहीं। ज्यादातर मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन 2 अधिकार, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, कभी निलंबित नहीं किए जा सकते। अच्छा, कौन से हैं 2? अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये दिखाता है कि ये कितने बुनियादी माने गए हैं। सही बात है। ये तो हुई अधिकारों की बात, लेकिन ये अधिकार मिलते किसके खिलाफ हैं? कौन इनकी गारंटी देता है और किसके एक्शन के खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं? यहीं पर शायद अनुच्छेद 12 आता है, राज्य की परिभाषा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 12 राज्य यानी स्टेट शब्द को परिभाषित करता है, क्योंकि ज्यादातर मौलिक अधिकार हमें राज्य के कामों के खिलाफ ही मिलते हैं। तो राज्य में कौन कौन आता है? इसमें देखिए, भारत सरकार और संसद आ गए, सभी राज्यों की सरकारें और उनके विधानमंडल आ गए, और सभी स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड वगैरह। ओके। और इसके अलावा अन्य प्राधिकरण भी शामिल हैं, अदर अथॉरिटीज। इसमें सरकारी कंपनियां जैसे LIC, ONGC या ऐसी संस्थाएं जो सरकारी नियंत्रण में काम करती हैं, वो सब आ जाती हैं। क्या अदालतें जुडिशरी वो भी राज्य हैं? देखिए, जब अदालतें अपना न्यायिक काम कर रही हैं, जस्टिस डिलीवरी, तब उन्हें आमतौर पर राज्य नहीं माना जाता। लेकिन जब वो प्रशासनिक काम करती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, तब उन्हें राज्य माना जा सकता है। ये थोड़ा तकनीकी है, पर जरूरी है समझना। अच्छा। कुछ हाल के फैसलों ने इसे और साफ किया है। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी सिर्फ इसलिए राज्य नहीं हो जाती कि वह सरकारी नियमों का पालन करती है। और हाँ, यूनाइटेड नेशंस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसके दायरे में नहीं आती। ठीक है, समझ गया। अब मान लीजिए कोई ऐसा कानून बन जाता है जो इन मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, तो क्या होगा? यहाँ अनुच्छेद 13 का रोल आता है। एकदम। अनुच्छेद 13 को आप मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कह सकते हैं। शील्ड, हाँ। ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान बनने से पहले का हो या बाद का, अगर वो मौलिक अधिकारों से टकराता है या उन्हें कम करता है, तो वो उस हद तक शून्य माना जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अच्छा। इसी अनुच्छेद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को
न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की ताकत मिलती है। मतलब वो कानूनों की संवैधानिकता जांच सकते हैं। और कानून का मतलब यहाँ सिर्फ संसद या विधानसभा के बनाए कानून है या कुछ और भी? नहीं नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल के अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, सरकारी आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, यहाँ तक कि वो रीति रिवाज भी शामिल हैं जिन्हें कानूनी मान्यता मिली हो। कस्टम हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। अरे वाह! हाँ। और ये अनुच्छेद ये भी पक्का करता है कि संविधान संशोधन भी मौलिक अधिकारों का हनन ना करें, खासकर मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत। चलिए अब सीधे अधिकारों पर आते हैं। पहला और सबसे बुनियादी ग्रुप है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18। ये तो मतलब लोकतंत्र की नींव है। बिल्कुल। अनुच्छेद 14 इसकी शुरुआत करता है दो विचारों से। पहला, कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सब बराबर है, किसी को कोई खास छूट नहीं। ठीक। दूसरा विचार है कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि एक जैसी स्थिति में, सिमिलर सर्कमस्टांसेस में, लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। ये दोनों मिलकर विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ का आधार बनते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं ना, एक्सेप्शंस? हाँ, कुछ है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों को अपने कार्यकाल के दौरान कुछ कानूनी कार्रवाइयों से छूट मिलती है, इम्यूनिटी है। और साथ ही ये अनुच्छेद उचित वर्गीकरण, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की इजाजत देता है। वो क्या होता है? मतलब आप तार्किक आधार पर, लॉजिकल बेसिस पर अलग अलग समूहों के लिए अलग कानून बना सकते हैं, लेकिन ये मनमाना नहीं होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, भेदभावपूर्ण न हो। ठीक है। और अनुच्छेद 15 भी इसी को और साफ करता है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल, और ये केवल शब्द बहुत जरूरी है, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अच्छा, मतलब किसी और उचित आधार पर वर्गीकरण हो सकता है? हाँ, और ये नियम दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जाने पर भी लागू होता है, चाहे वो सरकारी हो या निजी, पर अगर वो जनता के लिए खुले हैं तो। पर इसमें भी तो राज्य को कुछ खास प्रावधान करने की छूट है, महिलाओं, बच्चों के लिए। जी हाँ, अनुच्छेद 15 ही राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस बनाने की इजाजत देता है। और साथ ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, SEBCs, अनुसूचित जातियों, SCs और अनुसूचित जनजातियों, STs की भलाई के लिए भी खास इंतजाम किए जा सकते हैं, जैसे शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। इसी से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 16, जो सरकारी नौकरियों में बराबरी की बात करता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सही कहा। अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता मिलेगी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास या वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी कुछ अपवाद हैं शायद। हाँ, यहाँ भी है। जैसे संसद चाहे तो कुछ नौकरियों के लिए उस राज्य या क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य कर सकती है, रेजिडेंस को आधार बना सकती है। अच्छा। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है अगर उनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में पर्याप्त नहीं है। और इसी तरह किसी धार्मिक संस्था से जुड़े पद उसी धर्म को मानने वाले के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। मंडल कमीशन, फिर अभी EWS आरक्षण, रोहिणी कमीशन की बातें चलती हैं, ये सब इसी अनुच्छेद 16 से जुड़े मुद्दे हैं। हाँ, ये सभी बहसें और नीतियां अनुच्छेद 16 के दायरे में ही आती हैं। लक्ष्य तो है मेरिट और समान अवसर, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जैसे प्रावधानों की जरूरत भी मानी गई है। ये हमेशा से एक संवेदनशील और बहस का विषय रहा है। बिल्कुल। समानता के अधिकार में दो और बहुत खास, मतलब एकदम भारतीय प्रावधान है, अनुच्छेद 17 और 18। हाँ, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और इसका किसी भी रूप में पालन करना एक दंडनीय अपराध बनाता है। ये एक बहुत ही अनोखा और क्रांतिकारी प्रावधान है। और ये सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, ये सिर्फ राज्य के खिलाफ नहीं बल्कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू होता है। और इसके लिए संसद ने बाकायदा कानून भी बनाए हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जी, अनुच्छेद 18 उपाधियों मतलब टाइटल्स का अंत करता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स।
राज्य सेना या शिक्षा से जुड़ी उपाधियों, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस को छोड़कर कोई और उपाधि नहीं देगा। जैसे सर या राय बहादुर। हाँ, बिल्कुल। और कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी देश से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा बिना राष्ट्रपति की सहमति के। इसका मकसद था समाज में बराबरी लाना और ब्रिटिश राज वाली वो जमींदारी या राजा महाराजा वाली उपाधियों को खत्म करना। अच्छा, तो ये था समानता का अधिकार। अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर। अनुच्छेद 19 से 22, राइट टू फ्रीडम। ये वो अधिकार हैं जिनकी बात शायद हम सबसे ज्यादा करते हैं, या चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, अनुच्छेद 19 खास तौर पर भारतीय नागरिकों को 6 तरह की मौलिक स्वतंत्रताएं देता है। ये हमारे लोकतंत्र की जान है, कह सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, ये असीमित नहीं है। इन पर उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। पहली और सबसे चर्चित, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है, क्या दायरा है इसका? इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें बोलने की आज़ादी तो है ही, अपनी राय जाहिर करने की आज़ादी है, चुप रहने का अधिकार भी है, प्रेस की आज़ादी इसी में शामिल है, जानने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसी से जुड़ा है, यहाँ तक कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन हड़ताल का नहीं? चार या सदाचार, डिसेंसी और मोरालिटी, मानहानि, डिफॉर्मेशन या अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे आधारों पर अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। और यही पर अक्सर बहस होती है कि कौन सी पाबंदी उचित है। बिल्कुल। फिल्मों को लेकर नियम थोड़े अलग होते हैं क्योंकि उनका असर ज्यादा व्यापक माना जाता है। और याद होगा, आईटी एक्ट की धारा 66A को भी इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के उल्लंघन के आधार पर रद्द किया गया था। हाँ, श्रेया सिंघल केस। अच्छा, दूसरी स्वतंत्रता। दूसरी है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ असेंबली। आप शांति से सभा कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर भी रोक लग सकती है। हाँ, पब्लिक ऑर्डर और देश की एकता, अखंडता के आधार पर, अनुच्छेद 19(3), और इसमें भी हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। तीसरी स्वतंत्रता है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। जी। नागरिक अपनी पसंद के समूह, क्लब, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, सहकारी समितियां बना सकते हैं। इस पर भी देश की एकता, अखंडता, पब्लिक ऑर्डर और नैतिकता के आधार पर पाबंदी अनुच्छेद 19(4) लग सकती है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि संगठन न बनाने का अधिकार भी शामिल है। चौथी और पांचवी ये एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई लगती हैं। देश में कहीं भी आने जाने, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। हाँ, बिल्कुल। आप भारत के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं या बस सकते हैं, लेकिन आम जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए इन पर भी उचित पाबंदियां अनुच्छेद 19(5) लगाई जा सकती हैं। जैसे कुछ आदिवासी इलाकों में बाहरी लोगों के जाने पर रोक होती है ताकि उनकी संस्कृति बची रहे, या कुछ राज्यों में जमीन खरीदने पर बाहरी लोगों के लिए नियम होते हैं जैसे हिमाचल में, या फिर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी मूवमेंट पर रोक लग सकती है। और नॉर्थ ईस्ट में इनर लाइन परमिट ILP सिस्टम भी इसी का एक उदाहरण है। और छठी और आखिरी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, वो है कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप कोई भी कानूनी काम धंधा कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी सीमाएं हैं। हाँ, राज्य आम जनता के हित में इस पर भी पाबंदी अनुच्छेद 19(6) लगा सकता है। जैसे किसी पेशे के लिए खास योग्यता तय कर सकता है, जैसे डॉक्टर या वकील बनने के लिए, या किसी व्यापार पर सरकार का एकाधिकार हो सकता है, जैसे परमाणु ऊर्जा। अनुराधा भसीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इंटरनेट तक पहुंच भी इसी अधिकार के तहत आती है, खासकर व्यापार और पेशे के लिए। ये तो हुई अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं। इसके बाद अनुच्छेद 20 आता है, जो शायद सजा पाने वाले लोगों को कुछ सुरक्षा देता है। हाँ, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस 3 तरह की महत्वपूर्ण सुरक्षा देता है। पहला, कोई पूर्वव्यापी दंड कानून नहीं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब ये है कि किसी काम को अपराध तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उस समय वैसा करने पर कोई कानून उसे अपराध न कहता हो, और सजा भी उतनी ही मिलेगी जितनी उस कानून में उस समय लिखी थी। बाद में बढ़ाई गई सजा लागू नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, दोहरा दंड नहीं, नो डबल जेपेडी।
एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर एक से ज्यादा बार मुकदमा चलाकर उसे सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरा, खुद के खिलाफ गवाही देने की मजबूरी नहीं, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और जैसा हमने पहले बात की थी, ये अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और फिर आता है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसे तो संविधान का दिल भी कहते हैं कई लोग। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, लाइफ या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका क्या मतलब है? पहले इसका मतलब सिर्फ ये माना जाता था कि अगर कानून बनाकर कोई प्रक्रिया तय की गई है तो उसके तहत जीवन या स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, भले ही वो प्रक्रिया सही हो या नहीं। लेकिन मेनका गांधी केस 1978 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत व्यापक कर दी। कैसे? कोर्ट ने कहा कि सिर्फ प्रक्रिया होना काफी नहीं है, वो प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल भी होनी चाहिए। यानी अब ये लगभग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसा हो गया है जो अमेरिका में है। तो इसके दायरे में अब क्या क्या आ गया? ये तो सिर्फ जीने से कहीं ज्यादा हो गया होगा। ओ बहुत कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय में इसकी व्याख्या करके इसमें कई अधिकार शामिल किए, जैसे गरिमा के साथ जीने का अधिकार, राइट टू लिव विद डिग्निटी, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जो पुट्टस्वामी केस से स्थापित हुआ। हाँ, साफ पर्यावरण का अधिकार, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, राइट टू फ्री लीगल एड, जल्दी सुनवाई का अधिकार, राइट टू स्पीडी ट्रायल, सोने का अधिकार, सूचना का अधिकार। लिस्ट बहुत लंबी है। दिवाली के पटाखों वाला मामला भी शायद इसी से जुड़ा था, पर्यावरण। हाँ, वो पर्यावरण और स्वास्थ्य के अधिकार जो अनुच्छेद 21 का ही हिस्सा है, उनसे जुड़ा था। ये दिखाता है कि ये अनुच्छेद कितना जीवंत है और कैसे हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है। और ये भी याद रखिए, आपातकाल में निलंबित नहीं होता। और अनुच्छेद 22 ये गिरफ्तारी और नजरबंदी से जुड़ा है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। हाँ, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपाय बताता है। इसके दो हिस्से हैं। एक सामान्य आपराधिक कानून के तहत गिरफ्तारी पर लागू होता है और दूसरा निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत। सामान्य गिरफ्तारी में क्या अधिकार हैं? अगर किसी को सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 4 मुख्य अधिकार मिलते हैं। 1. गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। 2. अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव कराने का अधिकार। 3. 24 घंटे के अंदर, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। और 4. मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में न रखे जाने का अधिकार। और ये निवारक नजरबंदी क्या चीज है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक नजरबंदी होती है जब किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए, मतलब भविष्य में कोई अपराध कर सकता है, इस शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जाता है। ये एक तरह से काफी कठोर कदम है। तो क्या इसमें कोई सुरक्षा नहीं मिलती? मिलती है, लेकिन सामान्य गिरफ्तारी जैसी नहीं। इसमें व्यक्ति को सामान्यतः 3 महीने से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं, ये न कहे कि हिरासत बढ़ाने के पर्याप्त कारण है। नजरबंद व्यक्ति को उसकी नजरबंदी का आधार जानने का अधिकार है, जब तक कि उसे बताना सार्वजनिक हित के खिलाफ न हो और उसे नजरबंदी के खिलाफ अभ्यावेदन, रिप्रेजेंटेशन देने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। ये अधिकार भी निलंबित नहीं होते? हाँ, अनुच्छेद 22 के तहत मिले ये संरक्षण भी निलंबित नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार पर अनुच्छेद 23 और 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कमजोर तबकों की सुरक्षा के लिए है शायद। बिल्कुल। अनुच्छेद 23 2 चीजों पर रोक लगाता है। पहला, इंसानों की खरीद फरोख्त, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें देवदासी प्रथा या गुलामी जैसी चीजें आती हैं। और दूसरा, बेगार और इसी तरह के अन्य बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर पर। बेगार मतलब बिना पैसे के काम कराना? हाँ, बिना मजदूरी के जबरदस्ती काम कराना। लेकिन फोर्स्ड लेबर का मतलब सिर्फ बेगार नहीं है, इसमें कम मजदूरी पर मजबूरी में काम कराना भी शामिल हो सकता है, जैसा PUDR केस में कोर्ट ने कहा था।
ये अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ मिलता है। इसका कोई अपवाद है? हाँ, एक अपवाद है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा कंपल्सरी सर्विस लागू कर सकता है, जैसे युद्ध के समय सेना में भर्ती या कोई सामाजिक सेवा, लेकिन ऐसा करते हुए राज्य सिर्फ धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 24? ये बच्चों के लिए है। हाँ, अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में लगाने पर रोक लगाता है। ये बाल मजदूरी को रोकने और शिक्षा के अधिकार, जो अब अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार है, को बल देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही है। अब आते हैं भारत के सेक्युलर ताने बाने पर। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28। हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ये अधिकार उसी को दर्शाते हैं। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को, ध्यान दीजिए, सिर्फ नागरिकों को नहीं, सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का, और धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रोफेस, आचरण करने, प्रैक्टिस और प्रचार करने, प्रोपगेट का अधिकार देता है। लेकिन ये असीमित तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अधीन है। राज्य धर्म से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य गैर धार्मिक यानी सेक्युलर गतिविधि को रेगुलेट कर सकता है, और राज्य समाज सुधार और लोक कल्याण के लिए कानून बना सकता है, जैसे हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलना। क्या प्रचार करने में जबरदस्ती धर्म बदलवाना भी शामिल है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि प्रचार करने के अधिकार में जबरदस्ती या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? ये समूहों के लिए है। हाँ, अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों, रिलीजियस डिनोमिनेशंस या उनके किसी वर्ग को कुछ अधिकार देता है, जैसे धार्मिक और दान पुण्य के उद्देश्यों के लिए संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार, अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार, चल और अचल संपत्ति अर्जित करने और रखने का अधिकार, और ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। ये भी सीमाओं के अधीन है? हाँ, ये अधिकार भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। और अनुच्छेद 27 और 28? अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी खास धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। टैक्स या फीस, इसमें कोई फर्क है? हाँ, फर्क है। ये रोक टैक्स पर है, शुल्क पर नहीं। शुल्क किसी सेवा के बदले लिया जा सकता है, जैसे किसी तीर्थ यात्रा पर सुविधा देने के लिए। ओके। और अनुच्छेद 28? स्कूलों में धार्मिक शिक्षा। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना से जुड़ा है। ये कहता है कि जो संस्थान पूरी तरह से राज्य के निधि से चलते हैं, उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और जो मदद लेते हैं या मान्यता प्राप्त है? ऐसे संस्थानों में या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को वहां दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या वहां की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक मजबूर नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या अगर वो नाबालिग है तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति न दी हो। ठीक है। भारत की विविधता की रक्षा अगले अधिकारों में साफ दिखती है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 और 30। जी, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। इसका पहला भाग कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिनकी अपनी खास भाषा, लिपि या संस्कृति है, उससे बनाए रखने का अधिकार होगा। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है? नागरिकों के किसी भी वर्ग लिखा है, लेकिन मुख्य रूप से ये अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा करता है। इसका दूसरा भाग कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 30 खास तौर पर अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ा है। हाँ, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म पर आधारित हो या भाषा पर, 2 अधिकार देता है। पहला, अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार, और दूसरा, उनका प्रशासन करने का अधिकार। इसमें क्या मातृभाषा में पढ़ाना भी शामिल है? हाँ,
इसमें अपनी भाषा में शिक्षा देना भी शामिल है। राज्य इन संस्थानों को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। और अगर सरकार इन संस्थानों की संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण करती है तो मुआवजा इतना मिलना चाहिए कि उनका ये अधिकार खत्म या कम न हो जाए। एएमयू वाला मामला इसी से जुड़ा है ना? हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, ये विवाद इसी अनुच्छेद 30 की व्याख्या से जुड़ा एक लंबा और अहम मामला रहा है। इतने सारे अधिकार मिल गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सरकार या कोई और इनका हनन करे, इन्हें माने ही नहीं, तो क्या करें? यहीं पर आता है शायद सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। ये हर व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट कैसे लागू करवाएगा? सुप्रीम कोर्ट को इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए निर्देश, डायरेक्शंस, आदेश, ऑर्डर्स या रिट जारी करने की शक्ति है। ये 5 मुख्य रिट हैं जिनके लैटिन नाम हैं। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर प्रस्तुत करो, ये गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ है। 2. परमादेश, मैंडेमस, मतलब हम आदेश देते हैं, ये किसी सरकारी अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य करने का आदेश देने के लिए है। 3. प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, मतलब रोकना, ये ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को उसकी अधिकारिता से बाहर जाने से रोकने के लिए है। 4. उत्प्रेषण, सर्टोररी, मतलब प्रमाणित होना या सूचित करना, ये ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत के किसी केस को अपने पास मंगाने या उसके फैसले को रद्द करने के लिए है। 5. अधिकार पृच्छा, को वारंटो, मतलब किस अधिकार से, ये किसी व्यक्ति से ये पूछने के लिए है कि वो किस अधिकार से कोई सार्वजनिक पद धारण किए हुए हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली अधिकार हैं। क्या हाईकोर्ट भी रिट जारी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति है। बल्कि हाईकोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक है। वो कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों, अदर लीगल राइट्स, के हनन पर भी रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत। अच्छा। हाँ, लेकिन एक और फर्क है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना खुद एक मौलिक अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट रिट याचिका को मना नहीं कर सकता अगर मामला बनता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जाना एक विवेकाधीन उपचार, डिस्क्रेशनरी रेमेडी है। हाईकोर्ट चाहे तो याचिका खारिज भी कर सकता है। और आपातकाल में अनुच्छेद 32 का क्या होता है? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 32 को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमने पहले देखा, अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते, तो उनको लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार बना रहता है। समझ गया। अच्छा, अब कुछ और अनुच्छेद भी हैं जो इसी भाग 3 में है, 33, 34, 35। ये क्या है? ज्यादा बात नहीं होती इनकी? हाँ, ये थोड़े अलग है, संक्षेप में समझ लेते हैं। अनुच्छेद 33 संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस, अर्धसैनिक बलों यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकें या खत्म कर सकें। ऐसा क्यों? ताकि उनमें अनुशासन बना रहे और वो अपनी ड्यूटी ठीक से कर सकें। देश की सुरक्षा का मामला है। ठीक है। और अनुच्छेद 34? अनुच्छेद 344 तब लागू होता है जब भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ या सैन्य शासन लगा हो। ये संसद को अधिकार देता है कि वो मार्शल लॉ के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए किसी भी काम को कानूनी मान्यता दे सके, इंडेमनीफाई कर सके, भले ही उससे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। और अनुच्छेद 35? अनुच्छेद 35 संसद को कुछ खास मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने की विशेष और एकमात्र शक्ति देता है, राज्यों को नहीं। ये अधिकार हैं जैसे अनुच्छेद 16(3) निवास की शर्त, 32(3) सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य अदालतों को रिट शक्ति देना, अनुच्छेद 33 बलों के अधिकार सीमित करना और अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ।
साथ ही मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करने का अधिकार भी सिर्फ संसद को है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन मामलों में पूरे देश में एक रूपता बनी रहे। अच्छा, क्या मौलिक अधिकारों के कुछ अपवाद भी हैं? मतलब ऐसी स्थितियां जहां ये लागू ना हो? अनुच्छेद 31A, B, C जैसे कुछ हैं शायद? हाँ, ये मुख्य रूप से जमींदारी उन्मूलन और कुछ अन्य सामाजिक आर्थिक सुधारों से जुड़े कानूनों को बचाने के लिए संविधान में जोड़े गए थे, जब उन्हें मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती दी जा रही थी। अनुच्छेद 31A 5 तरह के कानूनों को अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने से बचाता है। ये ज्यादातर जमीन सुधार, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण आदि से जुड़े कानून हैं। और 31B? वो 9वीं अनुसूची वाला? हाँ। अनुच्छेद 31B कहता है कि जो भी कानून 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल में डाल दिए गए हैं, उन्हें इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि वो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। ये एक तरह का कंबल संरक्षण था। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। हाँ, IR कोएलो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973, जिस दिन केशवानंद भारती का फैसला आया था, के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून भी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। अगर वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें भी रद्द किया जा सकता है। और 31C? अनुच्छेद 31C निदेशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से 2 अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने से बचाता है। ये अनुच्छेद धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकने से जुड़े हैं। केशवानंद भारती केस में इसे वैध माना गया था। तो हमने मौलिक अधिकारों का काफी लंबा और गहरा चक्कर लगाया है। वो क्या हैं, क्यों इतने जरूरी हैं और कैसे उन पर सीमाएं भी हैं, संतुलन भी है। इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब व्हाट्स द टेक अवे? निचोड़ यही है कि ये मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र और हमारी नागरिकता की बिल्कुल बुनियाद हैं। ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखे हुए शब्द नहीं है, बल्कि ये जिंदा सिद्धांत है। और जैसा हमने देखा, अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट, इनकी लगातार व्याख्या करती रहती हैं, इन्हें विकसित करती रहती हैं। निजता का अधिकार इसका सबसे ताज़ा और बड़ा उदाहरण है। ये अधिकार राज्य को जवाबदेह बनाते हैं और व्यक्ति को सम्मान, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीने का अवसर देते हैं। इन्हें समझना हर नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने अधिकारों को जान सके, उनका इस्तेमाल कर सके और समाज में एक जागरूक और सशक्त भागीदार बन सके। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये अधिकार वही है जो संविधान की प्रस्तावना में लिखे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान आदर्शों को हकीकत बनाने का जरिया है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। संविधान तो ये गारंटी देता है, पर क्या ये अधिकार जमीनी हकीकत में, असल जिंदगी में हर नागरिक तक, खासकर जो हाशिए पर हैं, उन तक पहुंच पाते हैं? इन मौलिक वादों को सबके लिए असलियत में बदलने में आज भी क्या चुनौतियां बनी हुई हैं? खैर, ये सोचने वाली बात है। हमारी ये जो बातचीत थी, ये प्रहार मेंस वाला भारतीय राजनीति और संविधान के नोट्स पर आधारित थी। आज इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।